नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। पहले मैच के रूप में कबड्डी का खेला गया मैच। जुआ खेलते 31 जुआरियों को पकड़ा। शिव कॉलोनी में पुलिस ने की कार्रवाई। मात्र 50 मिनट में 25 किलोमीटर दौड़े कांवड़िए। पुष्कर से तारागढ़ का किया फासला तय। और अब रेल मार्ग से भी शराब तस्करी। अवैध शराब लाते एक को पकड़ा। तीर्थ नगरी पुष्कर में होगा पाराशर समाज का परिचय सम्मेलन। समाज बंधुओं का पहुंचना शुरू। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण खेलों का शुभारंभ शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित जवाहर स्कूल खेल मैदान में हर्षोल्लास से कबड्डी के मैच के साथ ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में बैंड, स्काउट गाइड एवं खिलाड़ियों के द्वारा अभिमुख प्रयाण करने के उपरांत खेल कूद के नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई। प्रतियोगिता आरंभ करने की घोषणा संभागीय आयुक्त CR मीणा ने की। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया गया। संभागीय आयुक्त CR मीणा ने कहा कि राजस्थान शिक्षा के स्तर में अग्रणी रहा है। सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्येतर गतिविधियां आवश्यक हैं। इसमें राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता अहम भूमिका निभाएगी। इसमें से चयनित खिलाड़ी आगे चलकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इससे राज्य का हैप्पीनेस इंडेक्स भी सुधरेगा। इस अवसर पर महेंद्र सिंह रलावता, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष सौरभ बजाड़, नगर निगम के आयुक्त सुशील कुमार, ADM सिटी परसाराम, जिला खेल अधिकारी रामनिवास, विद्यार्थी गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं रेखा राजावत, फिजिकल टीचर पंचशील से हूँ। क्लस्टर नंबर 496 में हमको लगाया गया है और यहाँ पर क्रिकेट की 8 टीमें हैं। बाकी एथलेटिक्स में 235 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है और खो खो में है गर्ल्स की टीमें, कबड्डी में है 3 गर्ल्स 3 बॉयज़ की टीम है, वॉलीबॉल की टीम है, फुटबॉल की है, बास्केटबॉल की है। तो इन सब में से जो हमने सुबह है उद्घाटन के बाद में 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर की हीट्स करवाई है। फाइनल अब हम करवाएंगे और क्रिकेट का जो है एक मैच चल रहा है। उद्घाटन सत्र में यहाँ के स्थानीय GCA के प्रिंसिपल सर आए और स्थानीय पार्षद जो भारती श्रीवास्तव मैडम हैं
उनको बुलाया गया। ध्वजारोहण के बाद में शपथ ग्रहण करवाई गई बच्चों से। एक दिन में अभी क्रिकेट का एक मैच चल रहा है, सेकंड मैच अगर होता है टीम आ जाती है। ये बुडोल टीम है, लोकल टीम है, वार्ड नंबर 17 से मैच चल रहा है दोनों का। तो हाफ मैच हो चुका है और हिट्स हो चुकी है सुबह। नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत ग्राम जाटिया के निकट शिव कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर अजमेर रामगंज थाना और नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने प्रशिक्षु IPS अभिषेक के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान में जुआ खेलते 31 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए सदर थाना अधिकारी रोशन लाल सामरिया ने बताया कि जुआरियों के कब्जे से पुलिस ने 3,02,000 रुपए की नगद राशि सहित 3 कार, 6 मोटरसाइकिल और 30 मोबाइल जब्त कर मामले की जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सुनसान इलाके में स्थित मकान में अजमेर जिले के आसपास ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में जुआरी रोजाना जुआ खेलने आते थे। मकान मालिक प्रत्येक जुआरी से प्रति घंटे के हिसाब से नाल भी वसूल करता था। सदर और पुलिस थाना रामगंज के थानाधिकारी अभिषेक प्रशिक्षु IPS साहब द्वारा सूचना मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ 3,02,420 रुपए का जुआ पकड़ा है, जिसमें कुल 31 व्यक्ति पकड़े गए हैं। उनसे 32 मोबाइल, 3 4 व्हीलर, 6 2 व्हीलर सहित कुल 9 वाहन जब्त हुए हैं। और इन लोगों में नागौर, केकड़ी, नसीराबाद, किशनगढ़, सरवार, अजमेर के रहने वाले लोग शामिल हैं। शिव कॉलोनी जाटिया गांव है अजमेर रोड पर, उसमें एक प्राइवेट मकान है, उस मकान के अंदर जुआ खेलते हुए पाए गए। मात्र 50 मिनट में 25 किलोमीटर दौड़कर करीब 50 डाक कावड़िए पुष्कर से तारागढ़ रोड स्थित प्राचीन गढ़ बीटली महादेव मंदिर में पंचतत्व और पुष्कर का पवित्र जल लेकर पहुंचे। इन कावड़ियों में 10 लड़के, 40 लड़कियां और 3 मुस्लिम लड़के भी शामिल थे। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों, देखिए, आपने शहर में कावड़िए तो कई तरह के देखे होंगे जो शहर में डीजे की धुन पर नाचते गाते कावड़ लेकर आते नजर आते हैं। मगर ये जो कावड़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये है डाक धावक कावड़, जो कि करीब 25 से 30 किलोमीटर की कावड़ यात्रा इन्होंने मात्र 50 मिनट में पूरी की है। ये दृश्य है तारागढ़ रोड स्थित प्राचीन गढ़ बिठली महादेव मंदिर के। यहाँ से आज सुबह 3 बजे करीब 53 लड़के लड़की, जिसमें बताया जा रहा है 3 मुस्लिम लड़के थे, जो पुष्कर से पंच तत्व और पुष्कर के पानी की कावड़ धावक लेकर निकले हैं और जो करीब दौड़ते हुए 50 मिनट में पुष्कर से तारागढ़ रोड स्थित प्राचीन गढ़ बिटली महादेव मंदिर पहुंचे हैं। सुंदरकांड महादेव के मंदिर के अंदर किया गया। रात को जागरण किया गया, 12 बजे तक जागरण चला। आज सुबह 3 बजे पुष्कर गए थे कावड़ यात्रा लेने। डाक कावड़ यात्रा लेके आए और 50 मिनट कावड़ यात्रा गढ़ बिटली महादेव तारागढ़ में पहुंच गए थे। उसके बाद देव नारायण मंदिर से कलश यात्रा भी लेडीजों द्वारा लेकर यहाँ आए। आज सतत धारा हो रही है, जल धारा होगी 4 बजे तक और 5 बजे विशाल भंडारा का आयोजन रखा गया है। सब भक्तों को आमंत्रण ये कैसा प्रसाद लेके अपना धर्म भागी बने। शुभ नाम आपका? श्रीपद दशनाम जूना खाड़ा मंत शशिगिरी महाराज के तहत आज सुबह पुष्कर से कावड़ यात्रा लेकर 6 बजे यहाँ आए। गढ़ बिटली महादेव मंदिर पे आई है कावड़ यात्रा, डाक कावड़ यात्रा थी। इसके बाद महिलाओं ने देवनारायण मंदिर चुंगी चौकी अजमेर से भी कलश यात्रा लेकर गढ़ बिटली महादेव मंदिर पे आए। और कितने मिनट में कावड़ यात्रा पूरी हुई है? कावड़ यात्रा 50 मिनट में करीब आई है पुष्कर से गढ़ बिटली पे। और इसके तहत अभी पूजा चल रही है। पूजा के बाद सजदार है, सजदार के बाद शाम को 5 बजे से विशाल भंडारा है, जिसमें सभी भक्तगण आमंत्रित है। GRP थाना पुलिस ने शराब तस्कर को अवैध बियर के 216 कैन के साथ सिरोही निवासी जसवंत को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू किया गया। GRP थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि आरोपी प्लेटफॉर्म 1 पर रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था और GRP पुलिस को देखकर एकदम से भागने लगा। GRP पुलिस ने उसका पीछा कर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से बियर कैरेट बरामद हुए।
पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि गुजरात में शराब बिक्री पर रोक होने के कारण वहां पर राजस्थान की शराब ऊंचे दामों में बेची जाती है और इसी कारण से वह अवैध बियर की तस्करी कर रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय जीआरपी अजमेर श्रीमती पूजा वाना, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर श्रीमती योगिता मीणा के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान आबकारी एक्ट एनडीपीएस एक्ट के अभियान के तहत श्रीमान सीओ साहब जीआरपी विरुद्ध अजमेर श्री रविराज जी के निर्देशानुसार थाना अधिकारी पुष्पा कौशेटिया पुलिस निरीक्षक के दिशा निर्देश में हेड कांस्टेबल संजय कुमार नंबर 30 में डीएसटी टीम आसूचना अधिकारी के रेलवे स्टेशन अजमेर पर गश्त चेकिंग बदमाशान के दौरान दिनांक 4/8/2023 को शिव मंदिर के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गश्त के दौरान आरोपी जसवंत सिंह को 216 कैन बियर से गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान जारी है। तीर्थ नगरी पुष्कर में 6 अगस्त को आयोजित होने वाले पाराशर समाज के विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार की शाम तक दूर दराज से समाज बंधु पहुंचना शुरू हो जाएंगे। प्रथम बार आयोजित भव्य सम्मेलन को लेकर स्थानीय समाज बंधुओं पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पुष्कर के महेश्वरी सेवा सदन में 6 अगस्त रविवार को पाराशर समाज के विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सम्मेलन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार की शाम तक दूर दराज से आने वाले समाज बंधु पहुंच जाएंगे। बताया गया है कि सम्मेलन के अंतर्गत महेश्वरी भवन में 6 अगस्त को सुबह 8:15 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ होगा और सुबह 9:15 बजे से शाम 5 बजे तक परिचय सम्मेलन आयोजित होगा। अंत में महाप्रसादी के साथ सम्मेलन का समापन किया जाएगा। सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर से आने वाले समाज बंधुओं के महेश्वरी सेवा सदन में ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था पुष्कर के पाराशर समाज की ओर से निःशुल्क रहेगी। पुष्कर में एक विशाल पाराशर समाज का परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी आज वर्तमान समय में अति आवश्यकता है। और ये सम्मेलन एक परिचय सम्मेलन नहीं होकर एक समाज की दशा और दिशा को भी आज दशा और दिशा को का भी वो चयन करेगा। ये समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है परिचय सम्मेलन। इसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर जैसे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और बाहर से भी हो सकता है, बाहर से भी आउट ऑफ भारत से भी शायद पाराशर समाज के बंधु पधार सकते हैं, जिसकी विशेष व्यवस्था यहाँ महेश्वरी भवन पुष्कर की जो पाराशर समाज बंधुओं की जो होटलें हैं उनमें बड़ी व्यवस्था की गई है। उनके भोजन पानी की सारी व्यवस्था उत्तम व्यवस्था की गई है। तो सभी पाराशर बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस सम्मेलन को सफल बनावें। ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि अविवाहित युवक युवतियों के संबंध में एक महासम्मेलन का पुष्कर में आयोजन रखा जा रहा है। उसकी पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही है। उसी तैयारियों के तहत आज आपका प्रेस का हम स्वागत करते हैं और हमारी तैयारियों में जो कल 6 अगस्त से ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है उसकी सारी तैयारियां मूल रूप से हो गई है कि कल सुबह 8 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा गणेश वंदना से और गणेश पूजन से और सरस्वती पूजा से और वेदव्यास जी और पाराशर जी के पूजन से। उसके बाद इसका एक ही उद्देश्य है, ये मंच केवल युवक युवती परिचय सम्मेलन से ही जुड़ा रहेगा। यहाँ निर्विवाद या निर्बाध रूप से केवल गैर राजनीतिक रूप से इस कार्यक्रम को रखा जा रहा है और इस मंच का पूरा उपयोग युवक युवती परिचय के ऊपर रखा जाएगा, सारा फोकस। तो हमने इसकी सारी व्यवस्था यहाँ की है महेश्वरी सेवा सदन में कि डिजिटल हमने वो लगाया, सारी तैयारियाँ करके एलईडी लगाया हमने कि जिसमें सबका परिचय आएगा कि भाई कौन कहाँ से अपना बायोडाटा लाया है और उसकी हमारे को पूरी जानकारी है, उसको हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और जो जिसके साथ जिसका संबंध हो सकता है वो अपनी सेपरेट वार्ता भी उसको जानकारी लेके कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था ये पहली बार पाराशर समाज, जो हमारा छोटा पाराशर समाज है, देश में बिखरा हुआ समाज है, जगह जगह थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, उनको एक जगह संयोजित करके उनके साथ बैठ के ये सारी तैयारी हमने की है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने के लिए राजस्थान पुलिस भी पीछे नहीं है। राजस्थान पुलिस ने एक मुहिम चलाकर राजस्थान में प्रत्येक पुलिस थानों में ज्यादा से ज्यादा छायादार वृक्ष लगाने का कार्य शुरू किया है। पुलिस लाइन में तैनात पुलिस अधिकारी रामदीन ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान पुलिस के मुखिया के निर्देश पर हर साल सावन के महीने में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत शहर और ग्रामीण के थानों को करीब 300 छायादार वृक्ष दिए जा रहे हैं, जो थाना परिसर में लगाकर उनकी देखरेख की जाएगी। पौधों में पानी के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया गया है, जिससे पौधों को समय पर पानी मिलेगा। इस दौरान आम, अमरूद, जामुन, गुलमोहर जैसे पेड़ भी लगाए जाएंगे। पौधे आप विभिन्न थानों पर किस तरह की योजना है? ये हर साल बरसात के मौसम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। डीजी साहब के आदेशानुसार हर जिले में पुलिस लाइन की तरफ से थानों में पौधे वितरित किए जाते हैं। वर्तमान में 10,000 पौधे आए हैं। वो विभिन्न थानों में 250 से 350 पौधे वितरित किए जा रहे हैं और वो उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, ताकि हरियाली और वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले। गुलमोहर, नीम, करंज, छायादार पौधे हैं, जामुन वगैरह के। हाँ, अभी काफ़ी थाने वाले ले गए हैं, काफ़ी थानों में भेजे जा रहे हैं। सर, शहर के भी ग्रामीण के भी दोनों? शहर के और ग्रामीण के दोनों थानों में काफ़ी थाने वाले तो ले गए हैं, कुछ थाने रहे हैं, उनको भेजे जा रहे हैं। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति जिला शाखा अजमेर JLN की ओर से 11 सूत्रीय मांग को लेकर जिला अस्पताल परिसर में 11वें दिन भी धरना जारी रहा। नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। JLN अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के धरने का शनिवार को 8 नर्सिंग ऑफिसर ने समर्थन दिया। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि 31 जुलाई तक जिले के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को ज्ञापन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया था। 1 अगस्त से सभी नर्सिंग कर्मी 2 घंटे के सामूहिक अवकाश पर रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 2 से 9 अगस्त तक जिले भर में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर DM को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 9 अगस्त तक मांग पूरी नहीं होने पर 10 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। घेराव कर 23 अगस्त को नर्सिंग कर्मियों के सामूहिक अवकाश की सूचना दी जाएगी। प्रदेश संघर्ष समिति के संयोजक धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि नर्सिंग कर्मी वेतन विसंगति दूर करने, वेतन वृद्धि, पदनाम परिवर्तन, अलग से नर्सिंग निदेशालय स्थापित करने, संविदा भर्ती खत्म करने, ड्रेस कोड और स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण नर्सिंग कर्मियों में रोष व्याप्त है। राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे आज 19वें दिन हमारे सैटेलाइट से 8 नर्सिंग ऑफिसर हमारे धरने पे हमारे समर्थन के लिए बैठे हैं। और हमारा जो ये आंदोलन है पूरा गांधीवादी तरीके से चल रहा है। जिस प्रकार गहलोत महोदय ने पहले भी हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उन पे हमें विश्वास भी दिलाया था और हमें बिल्कुल उन्होंने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्हीं मांगों पे लेके हमने कहा कि जो हमारे जो कर्मचारी परमानेंट हैं, जिनकी संविदा काल का 10 साल की सर्विस है, वो जोड़ा जाए। इसके अलावा हमें एजुकेशन का जो भत्ता वो मिलना चाहिए। जो केंद्र में हमारी जो नर्सेज हैं उनका और राजस्थान सरकार के नर्सेज में वेतन भी संगति है, उसको दूर करे। इसके अलावा हमने मांग करी है कि हमारा नर्सिंग कैडर का अलग से निदेशालय बने, क्योंकि हमारा जो कैडर अभी फिलहाल चिकित्सकों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए चिकित्सक इस हमारे साथ और हमारे हकों की मांगों को बराबर वो जायज रूप से सही नहीं कर रहे हैं, तो हमने हमारा अलग से निदेशालय मांगा। इसके अलावा जिस प्रकार हमारा जो ड्रेस कोड है वो व्हाइट है, वो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी है, तो अस्पताल के अंदर जो मरीज आते हैं वो एक नर्सिंग स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर अंतर और डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमने कहा जिस प्रकार एम्स का ड्रेस कोड अलग है, वैसे ही हमारा ड्रेस कोड चेंज किया जाए। इसके अलावा हमने हमारे जो नर्स ग्रेड प्रथम और नर्सिंग ट्यूटर है उनका पदनाम परिवर्तन किया जाए। इसके अलावा हम उनको गेजेटेड ऑफिसर के रूप में जाना जाए। इसके अलावा हमने कहा कि जिस प्रकार एक डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपनी सेवाएं देता है,
उसको ग्रामीण भत्ता मिलता है, वैसे हमारी जो एएनएम, जीएनएम और एलएचवी बहन है उनको भी ग्रामीण भत्ता दिया जाए। इसके अलावा हमने मांग करी है, पिछले 10 सालों से हमें महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, उसके अंदर आप बढ़ोतरी की जाए। एक राजस्थान पुलिस का सिपाही है, उसका वर्दी भत्ता 7150 है, जबकि एक नर्सिंग का वर्दी भत्ता सिर्फ 2250 है, तो उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो हमारे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को भी जो स्टाइपेंड है वो 50 रुपए से लेके 250 रुपए मिल रहा है। जब एमबीबीएस जो फर्स्ट ईयर का जो बच्चा था उसका 12,500 रुपए स्टाइपेंड है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो हमारे जो साथी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो हमने उसमें मांग करी है उसका मूल वेतन का 4% उसको अधिक दिया जाए। और हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं। इस पे अगर केंद्र सरकार और जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं बिहार, यूपी, वहाँ पे भी केंद्र के समान, दिल्ली राज्य सरकार के समान वेतन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ नर्सेज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले 4.5 साल से हम गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन इस बार सरकार हमारी तरफ हमारी मांगों को बिल्कुल नहीं सुन रही है। इसलिए आज हम संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे 19वें दिन हमारे 8 साथी सैटेलाइट के सहयोग से हम यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं। साथियों, मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी, जिला संयोजक, राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा कोटड़ा के सेंट्रल एकेडमी स्कूल में बच्चों को प्राकृतिक आपदा से किस तरह बचाया जा सकता है उसका प्रशिक्षण दिया गया। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के बाद लगातार प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में बाढ़ आदि आपदाओं से किस तरह से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित बचाया जाए उसके बारे में जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस के अमर सिंह राठौड़ के द्वारा लाइव डेमो दिखाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, जिस तरीके से अभी हमने देखा है प्राकृतिक आपदाएं देश में सदैव आती रही हैं, राज्यों में भी आई हैं। अभी हम खुद इस बारिश के मानसून में हमने बाढ़ से ग्रस्त और त्रस्त जनता को देखा है। तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए अति आवश्यक होता है कि वो इस तरह की आपदाओं से निपटने के गुर सीखें। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो बच्चे अगर सीख लेंगे, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में एक थर्ड क्लास की बच्ची थी, उसको ये टेक्निक आती थी कि जो फॉरेस्ट फायर होता है उससे कैसे बचा जाए, तो उसने पूरे एक शहर को बचा लिया। तो आज इसी अवसर पर जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है वो कलेक्टर साहब ने स्कूल्स में भेजी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे स्कूल में आए हैं और वो बच्चों को टेक्निक सिखा रहे हैं फ्लड से बचने की, किस तरीके से पानी या गैस सिलेंडर, इसमें खासकर जैसे अभी मॉनसून का सीज़न है और हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदा जो है वो कोई इन्विटेशन देकर नहीं आती। तो इसी हेतु हमारे बच्चे जो हैं उनका एक सेशन कर रहे हैं, बड़ा फ्रूटफुल सेशन है और स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में सीख रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं में। और आप देख सकते हैं जो अभी आपने देखा वो बहुत ही उनको कुशल तरीके से, और बच्चे बड़े कीनली इंटरेस्ट लेके, जो सीबीएसई कहता भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में, और हम तो बाद में इस तरह की एक्टिविटीज़ में प्रोजेक्ट्स भी बच्चों से बनवाएंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कराएंगे। ये आज है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल्स द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में एबीवीपी के आसूराम दुकिया की अगुवाई में शनिवार को कॉलेज परिसर में बॉयज हॉस्टल सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सैकड़ों छात्रों द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्लॉक टावर थाना पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया और इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की फुल्की झड़प भी हो गई। कुछ समय बाद पुलिस द्वारा समझाइश करने पर कार्यकर्ता शांत हुए और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कॉलेज परिसर में बॉयज हॉस्टल बनाया जाए जिससे कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों को महंगे कमरे लेकर ना रहना पड़े, साथ ही रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कराने की मांग भी की गई। आज हमने जो कैंपस परिसर के अंदर जो बॉयज हॉस्टल था उसको खोलने की प्रमुख मांग के साथ साथ अन्य जो छात्रों की मांगे थी इनको लेकर प्रदर्शन किया है। कॉलेज परिसर में जो कॉलेज की जो खाली ज़मीन थी वो जलदाय विभाग को टंकी बनाने के लिए दे दी, बैंकों को दे दी और भी विभिन्न संस्थाएं जो यहाँ चलती है उनको दे रखी है। परंतु जो छात्रों की जो ज़रूरत की चीज़ है हॉस्टल, जिससे छात्रों को ग्रामीण परिवेश से जो बाहर से आते हैं छात्र उनको लाभ मिल सकता है, उस चीज़ में कॉलेज प्रशासन किसी प्रकार का काम नहीं कर रहा। यहाँ जो ज़मीन खाली है उसको अलॉट करके वहाँ नया भवन बनना चाहिए जिसमें बॉयज़ हॉस्टल चले। इसके साथ साथ ही जो कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जो क्लासें अभी तक फीस जमा हो गई, क्लासें अभी तक नहीं रेगुलर नहीं चल रही है और भी जो यहाँ पार्किंग समस्याएँ, गेम्स की समस्याएँ, जो विभिन्न समस्याएँ छात्रों को आ रही है उनको लेकर आज हमने प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन देकर इन समस्याओं से अवगत कराया और जल्दी मांग की है कि ये सारी समस्याएँ जल्दी निदान हो, वरना उग्र प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद। प्राचार्य महोदय ने कहा कि जो छात्रों की जो निम्न समस्याएं हैं जिन पे परिसर महाविद्यालय के कर्ज इससे हो जाएगा वो तो हम जल्द से कर देंगे। 2 दिन में उन्होंने कहा कि 2 दिन में इन सभी समस्याओं सुलझा और बॉयज़ हॉस्टल का जो विषय है उसके लिए उन्होंने कहा कि हम आगे लिख के देंगे, जैसे परमिशन आएगी हम जमीन करके। उत्तरीय मांगे थी, बड़ी मांग जो बॉयज़ हॉस्टल है विद्यार्थियों के लिए, ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी जिससे जैसे बड़े कैंपस में पढ़ने आता है उसके रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो हमारे प्लॉट है पानी की टंकियों के लिए बाहर दे दी जाती है, ज़मीनें यहाँ की दे दी जाती है, जब यहाँ के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल के लिए ज़मीन नहीं है क्या? यहाँ के अगर जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जो 2 हॉस्टल पुराना बंद पड़ा है उसके अंदर उसका जर्जर हो रहा है भवन में, प्रशासन के पास पैसा है तो वो पैसा विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं खर्च हो सकता? जब स्टूडेंट के लिए वो जब हॉस्टल्स पड़े हैं उन हॉस्टल्स की मरम्मत करवा के वहाँ के अगर 400-500 100-200 स्टूडेंट अगर उसमें रह सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता? एक गरीब तरीके के ग्रामीण परिवेश के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय जिससे प्रशासन कर रहा है। बंद पड़े हॉस्टलों को अगर इनके पास पैसा है तो उनको सुधार के विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आप देखिए गर्ल्स छात्रावास के अंदर कमरे हैं जो वो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, उनके अंदर मरम्मत नहीं हो रही है। गर्ल्स छात्रावास की जो सीटें हैं उनकी सीटें बढ़ाई जाए, कम से कम 200 सीटें की जाए। उसका कारण क्या है कि जो बाहर की जो छात्राएं हैं वो आगे पढ़ सके। सरकार एक तरफ निःशुल्क शिक्षा की बात करती है, कहाँ की निःशुल्क शिक्षा हो गई? छात्रों के लिए मेस मनी अलग चार्ज हो गया, अलग अलग 3-4 प्रकार का चार्ज लिया जाता है। एक छात्रा से औसतन 3,000 रुपये महीने का चार्ज लिया जाता है, 3,000 में बाहर ही रह सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह इसमें फॉल्ट नजर आ रहा है। प्रशासन विद्यार्थियों की तरफ मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कॉलेज में वाईफाई की व्यवस्था ही नहीं है, कॉलेज में महिला गार्ड की व्यवस्था ही नहीं है, कॉलेज के नाम सही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज जब नाम है तो उसका पूरा नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप के वहाँ तिरंगा नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह त्रस्त है। प्रशासन का कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं है, विद्यार्थियों की तरफ ध्यान नहीं है। ये ध्यान विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इस प्रकार से अगर छात्रों की मांगे 2 दिन में पूरी नहीं हुई तो एबीवीपी इसी कैंपस में बड़ा आंदोलन करेगी और इस जीसीए कैंपस को बंद कराएगी। अगर छात्रों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आज तो हमने शांतिपूर्ण रूप से, सांकेतिक रूप से बड़ा आंदोलन किया है और वही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 500 से 1000 कार्यकर्ता इस महाविद्यालय को बंद कराएंगे, जिस पूरी घटना के जिम्मेदार यहाँ का कॉलेज प्रशासन रहेगा। सड़क दुर्घटना में घायल युवक और उसके परिजनों ने दुर्घटना करने वाले युवक से 2 लाख रुपए की मांग करते हुए इतना डरा दिया कि ई रिक्शा चालक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में नामजद रिपोर्ट कराई है। दरअसल कृष्णगंज थाना अंतर्गत ईदगाह कॉलोनी में रहने वाला आस मोहम्मद उर्फ आशु बैटरी वाला ई रिक्शा चलाता है। कुछ दिन पहले आस मोहम्मद के ई रिक्शा से एक युवक टकरा गया। इस दुर्घटना में युवक की टांग में चोट लग गई थी। घायल युवक के परिजन रईस, रीना, जरीना और अनिल ने आस मोहम्मद से 2 लाख रुपए की मांग करते हुए बहुत बार डराया धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इस बात से आस मोहम्मद डिप्रेशन में चला गया और बीती रात अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बैटरी रिक्शा चलाता था मेरा भाई, तो क्या अभी 10-15 दिन पहले क्या उसके क्या
टिड्डी पलट गई। टिड्डी पलटने से क्या एक की क्या टांग में चोट लग गई। वो क्या इंसान मांग रहे थे, अभी कल छुट्टी हुई है, वो कह रहा है आके छुट्टी होने के बाद में कि 2 लाख रुपए चाहिए मुझे। वो बेचारा 300 रुपये किराए की टिड्डी चलाने वाला 2 लाख रुपए कहाँ से देगा। बात जो हुई थी वो क्या फिर बेर बेर तंग कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठा लिया। उसका इलाज करा रहा था, मेरा भाई करा रहा था, जिसकी टिड्डी चलाता था वो किराए पे, उसने भी पैसे दिए थे, खून भी दे के गया था। वो कोई थे उनके रिश्तेदार दोस्त था, उनके लग गई थी टांग के अंदर। मेरे भाई का नाम आंसू है, जो बैटरी रिक्शा चलाता था, शादीशुदा है ना, 2 बच्चे हैं, एक छोरी है एक छोरा है। हाँ, दोनों फांसी घर के अंदर ही, कमरे के अंदर। हाँ, पैसे मांग रही थी ना। 4 जनों का नाम लिखवाया है, एक रईस, एक रीना, एक जरीना और एक मेरे भाई ने जिसको लोन दिलाया था, एक उसका नाम लिखवाया हमारे साहब। 2 लाख रुपए मांग रहे थे कल आके घर पे। दबाव बनाया? हाँ, बहुत दबाव बनाया था, जब तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हाँ, लिख के गए क्या? है? नहीं, वो कुछ नहीं। परिजनों की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों द्वारा करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जबरदस्ती जब से मेरा आदमी फांसी लगा लिया तो इन लोगों ने कह रहे जिस दिन तुम्हें छुट्टी मिलेंगी उस दिन तुम सब काम करोगे। मेरा आदमी ने राजी सब कुछ हो गए, फिर भी इन लोगों ने जबरदस्ती करवाया मेरा आदमी और मेरा आदमी ने फांसी लगा हुआ। इस मारे वो इन्होंने एक्सीडेंट कर दिए थे, तो इन लोगों ने जबरदस्ती करवाया मेरा आदमी के साथ, तुम कैसे भी ला के दो, एक्सीडेंट हो गए, ऐसे हो गए। इन्होंने पैसे भी लगा दिया। गरीब आदमी, बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, फिर भी इन लोगों ने जबरदस्ती करा और मेरा आदमी फांसी लगा लिए। कौन लोग थे वो मेरा पड़ोसी है जी, क्या नाम है? रईस, रीना, जरीना और अनिल, लोगों के नाम से करा रही हूँ। इन लोग ताना मारते, अगर इनको कुछ होगा तो तुम लोग जेल जाओगे सबके सब। हाँ, ये सब बोल लेते थे इन लोग, धमकी देते, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मांगते थे मेरा आदमी से। मेरा आदमी गरीब आदमी कहाँ से देते? क्या करते थे आपके? मोटरी चलाते दूसरे का किराए से। हाँ, इसलिए मेरा आदमी ऐसे इन लोगों ने रोड टोर्चर कर करके मेरा आदमी ने जान ले लिए। और 2 मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, आशू मोहम्मद, ये मासूम बच्चे। अब हम लोग ईदगाह के पीछे वैशाली नगर। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।